हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी। ठीक है, देखो पहले बता देता हूँ कि इससे पहले जैसे हमने पॉलिटी के आर्टिकल नंबर 28 तक कर लिया था। ठीक है, फिर जो 32 आर्टिकल है उसको मैंने अपने शॉर्ट्स में बना रखा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डीपीएसपी, एकदम हम लोग सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं और इसी के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो पहले बताता हूँ डीपीएसपी। डीपीएसपी का आर्टिकल कवर होता है आपका आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग 51 को नहीं करेंगे, सिर्फ 51 को नहीं करेंगे क्योंकि इसके अलग से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और इसे हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसमें भी सब पार्ट्स होते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, और वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूंगा, वो ज़्यादा नहीं, बस 3 से 4 मिनट की बनेगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो जल्दी से फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि डीपीएसपी असल में होता किस लिए है। ठीक है, और हमने इसको लिया कहाँ से था और इसका मेन पर्पस क्या है। देखो, तो सबसे पहले याद रखो डीपीएसपी अपना आता है पार्ट 4 में। ठीक है, आर्टिकल मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसके आर्टिकल होते हैं और फाइनल आर्टिकल आपका 51 होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि डीपीएसपी को हमने लिया है आइसलैंड आइलैंड से। ठीक है, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन पे अपना ये बेस है। ठीक है, इसको हमने लिए कहाँ से, आइलैंड से। ठीक है, और ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस है अपना, जो ये पर्पस है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन पे इसको बेस किया जाता है। ठीक है, और जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि जैसे जो वो प्रेसिडेंट होते हैं उनके इलेक्शन किस प्रकार होते हैं, उसका भी हमने इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का कहाँ से लिया है, और जैसे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट और ये बोल सकते हो कि एडमिशन ऑफ प्रेसिडेंट हमने कहाँ से ले रखा है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो अभी क्या पढ़ा हमने, आइलैंड है। ठीक है, आइलैंड से हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन लिया और वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में 45 में हमने बेसिकली यहाँ से इसलिए लिया क्योंकि ये थोड़े सिमिलर पैटर्न पे बेस करता है। ठीक है, और अगर इसकी और बात करो तो ये क्या होता है, पॉजिटिव इन नेचर होता है। ठीक है, क्या होता है, पॉजिटिव इन नेचर होता है। पॉजिटिव इन नेचर का मतलब क्या हुआ, देखो फंडामेंटल राइट नेगेटिव इन नेचर रहते हैं क्योंकि वहां पे कैंसिल शब्द का वर्ड आता है, नॉट शब्द का वर्ड आता है, पर यहाँ पे आपको नॉट और कैंसिल शब्द का वर्ड नहीं दिखेगा। ठीक है, इट कैन नॉट बी इन्फोर्सिबल। ठीक है, इट नॉट बी इन्फोर्सिबल, इसका मतलब क्या होता है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, बार बार पेपरों में इस टर्म का यूज किया जाएगा। इसका मतलब ये हो रहता है ना कि जैसे मान के चलो कि जैसे 36 से आर्टिकल 51 तक मैंने आपको हर चीजें पढ़ाई। अब मान के आपको एक प्रॉपर ह्यूमन वर्किंग कंडीशन मान के चलो नहीं दी जा रही। ठीक है, पर इस पर्टिकुलर चीज के लिए आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं जा सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता है इट इज इम्फोर्सिबल, जो मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे जब आपको, तो मैंने वहां पे आपको एक चीज बताई थी कि जो फंडामेंटल राइट है वो क्या होता है, फोर्सिबल इन नेचर होते हैं। मतलब कि अगर वो फॉलो नहीं हो रहे आपके कंट्री में, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो नहीं हो रहे, वो स्टेट के सीएम्स के द्वारा वो फॉलो नहीं हो रहे, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में और जाकर वहां पे अपनी हाजिरी लगा सकते हो कि ये लॉ हमसे नहीं माने जा रहे, आप इसको प्लीज करके देखिए। उसी प्रकार से जो डीपीएसपी होता है वो नॉट इन्फोर्सिबल होता है। मतलब कि अगर कोई भी इनमें से आर्टिकल फॉलो नहीं हुआ तो ये नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, ऐसा नहीं है। आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है और सुप्रीम कोर्ट सीधा आपको वहां से भगा भी देगा। ठीक है, पर आने वाले फ्यूचर में क्या पता इनमें से कुछ लॉ, ठीक है, अपने फंडामेंटल में कंक्लूड कर दिए जाए। ठीक है, अभी ये डीपीएसपी में है। ठीक है, इन्हें अभी सेव करके रखा गया है, पर क्या पता आगे चल के इसको कहाँ कर दिया जाए, अपना फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो उसके बाद जब डीपीएसपी को और भी हमारे जैसे जो वो थे, जो अच्छे अच्छे पर्सनैलिटीज थे, उन्होंने कुछ कुछ टर्म्स में किया। देखो जैसे पहला था एक कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला। ठीक है, और इसके बाद क्या था कि इसको यूनिक फीचर किसने बोला, एक था यूनिक फीचर। ठीक, और इसको मैन्युफैक्चर ऑफ गोल्स, ठीक है, गोल्स करके था, ये इसको किसने बोला। ठीक है, तो 3 टर्म थे। इसको डिफरेंट डिफरेंट, जैसे यूनिक फीचर अपना बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था इसको। ठीक है, अम्बेडकर जी ने बोला था। ठीक है, और ये था अपने, ये थे एच सी वेयर। ठीक है, एच सी वेयर ने इनको बोला था कि मैन्युफैक्चर ऑफ गोल्स एंड फंक्शंस। ठीक है, और ये इसको बोले थे अपने के ऑस्टिन ने। ठीक है, के ऑस्टिन ने, के ऑस्टिन ने बोला था। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है जो देखो इसमें और पर्टिकुलर और टर्म्स है, पर ये सब टर्म्स इतने इंपॉर्टेंट है कि लगातार पीवाईक्यूज में आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे। ठीक है ना, यही सब चीजें थी कि हमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स देखने को हो गए कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने जैसे जे ऑस्टिन ने बोला।
ठीक है। यूनिक फीचर अपने किसने बोला, भीमराव अंबेडकर जी ने बोला। मैन्युफैक्चर ऑफ गोल्स, ठीक है, एंड फंक्शंस का किसने बोला, एच सी वेयर ने बोला, ठीक है। ऐसी डिफरेंट डिफरेंट और थे। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 30, ये हमने एक बेसिक समझ लिया कि डीपीएसपी असल में होता क्या है, ठीक। अब चलते हैं कि असल में आर्टिकल नंबर 30, जो 36 है वो क्या कहता है। देखो आर्टिकल नंबर 36 हमें बोलता है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट, और ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट वही है जो मैंने आपको आर्टिकल नंबर 12 में पढ़ाया था, आपको याद होगा, जो लास्ट से लास्ट लेक्चर में था, जो पॉलिटी का था, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ये आर्टिकल नंबर 12 में था कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहीं भी वर्क कर रहा है, ठीक है, उसको प्राइवेट सेक्टर, जैसे प्राइवेट सेक्टर को अगर मैं हटा दूं, ठीक है, वो रेलवे में काम कर रहा है, तो वो भी क्या हुआ, डेफिनेशन ऑफ स्टेट में ही उसको काउंट किया जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लोग, ये नहीं कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट मतलब स्टेट के बारे में बस बता दिया, नहीं। डेफिनेशन ऑफ स्टेट के मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज जो डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स परफॉर्म करे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। फिर आएगा यहीं पे आपका आर्टिकल नंबर 38। देखो ये सब छोटे छोटे आर्टिकल, बस आपको इसको याद रखना, पेपर में मैं दिखाऊंगा आपको कितने इजी क्वेश्चन आते हैं इस पे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 37, सॉरी, ठीक है। आर्टिकल नंबर 37 हमें ये बताता है कि फंक्शन ऑफ डीपीएसपी, ठीक है। जैसे पहला क्या बताता है, अभी मैंने आपको बताया फंक्शन ऑफ डीपीएसपी, आप रिकॉल करेंगे हम जब हम करेंगे पीवाईक्यूज अपने, ठीक है। डेफिनेशन बताता है 36, 37 उसके फंक्शंस बताते हैं। देखो फंक्शंस में मैंने आपको एक चीज अभी बताई प्रॉपर करके, देखो इट इज नॉट इन्फोर्सिबल। अब देखो, अब कभी भी आपको बोले कि नॉट इन्फोर्सिबल का मतलब क्या होता है, तो आप इजीली सबको बता दोगे कि ये इन्फोर्सिबल नहीं है, मतलब ये कोई परमानेंट नहीं है। अगर इसको फॉलो किया जाए तो बढ़िया, और ना किया जाए तभी कोई ऐसे नहीं है कि आपको कोई सजा हो जाएगी, कोई पर्टिकुलर जेल की सजा, ठीक। फिर आता है आर्टिकल नंबर 38। देखो मैंने कुछ आर्टिकल्स को लिख रखा है क्योंकि उसकी डेफिनेशन थोड़ी ऐसे करते हैं, हैक्टिक टाइप है, और उसको अगर आप इस शॉर्ट में नहीं पढ़ोगे ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी। द स्टेट शैल स्ट्रिक्टली टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द, देखो वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है, welfare of the people by securing and promoting social orders and minimizing the inequalities in income, status, facilities and opportunities, ठीक है। यही चीजें बताती है कि जो भी, जैसे कोई भी पर्टिकुलर बंदे काम कर रहे हैं, जब मान के चलो दो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं एक फॉर्म में, ठीक। एक को सैलरी मिली है ₹5000, ठीक है, और एक को सैलरी मिली 4000, और दोनों वर्क आवर 8 आवर और 8 आवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इनकम इनइक्वालिटी हुई, ठीक है। इनकम इनइक्वालिटी हुई। इनकम इनइक्वालिटी किस मामले में हुई कि भाई काम वो भी 8 घंटे कर रहा है और वो भी 8 घंटे कर रहा है, बट उस हिसाब से दोनों को क्या मिलनी चाहिए, सैलरी एकदम इक्वल मिलनी चाहिए। ये नहीं कि किसी को डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स में काम मिल रहा है। और एक बात और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जो डीपीएसपी होता है, जैसे मैंने आपको ये चीजें बताई, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लिख लो, ये क्या होता है, सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए होता है, ठीक है, और वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए होता है। वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी आप बोल सकते हो, वेलफेयर ऑफ द स्टेट बोल सकते हो, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए सब चीज़ें परफॉर्म की जाती है, क्या, डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स एंड पॉलिसी, ठीक। तो मैंने अभी आपको ये बताया, और देखो यही सब चीज़ें आपको बार बार रिपीट होते हुए मिलेंगी, ठीक है। और जो यहाँ पे एक चीज़ और आती है, यहाँ पे आता है यही आर्टिकल नंबर 38 का, आर्टिकल नंबर 38 का 2। तो आर्टिकल नंबर 38 का 2 बताता है कि जो इनकम इनइक्वालिटी ना वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टेट में फॉलो, ठीक। तो आर्टिकल नंबर 38 का 2 ये हमें ये बताता है। फिर आता है आर्टिकल नंबर 39। देखो आर्टिकल नंबर 39 बहुत ज़्यादा, इसमें दो चीज़ आपको बस याद रखनी है, एक है 39 का ए, ठीक है, और 39 का डी, ठीक है। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखो इसमें बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है कि जैसे 39 का है कि द राइट ऑफ ऑल द सिटीजन्स टू एन एडुकेट मीन ऑफ लिवहुड, मतलब हर व्यक्ति को जीने का पूरी तरह अधिकार है, ठीक है, कि मीन ऑफ लिवहुड उनका पूरा होना चाहिए, ठीक। द अरेंजमेंट ऑफ द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द कॉमन गोल्स, कॉमन यहाँ पे गुड्स होगा या तो गोल्स होगा, ठीक है। कि जैसे अब क्या है, जैसे अगर कोई एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज मैं बोलूँ, ठीक है, कहीं पे जैसे आप बोल सकते हो कि वहाँ पे कंडीशंस प्रॉपर है फॉर्मेशन ऑफ राइस के लिए, ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो उसके प्रॉपर रिसोर्सेज एवरीवन के पास, जो भी वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, और उनके पास इक्वल राइट होगा कि आप वो सब जाकर रिसोर्सेज वहाँ से ले सकते हो। दे कैन गो एंड टेक आउट दी ऑल द रिसोर्सेज फ्रॉम देयर, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। फिर आता है दी प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ इन दी हेल्थ ऑफ फ्यू। देखो जो भी आपकी जीने की प्रक्रिया है, ठीक है, जो आपका वो होता है 4 मेजर्स, ठीक है, खाना पानी राशन, ठीक है, ये सब आपके पास होनी चाहिए, ठीक। और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क
टू बोथ मैन एंड वीमेन। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, मैंने बोला ना कि आपको ये पॉइंट याद रखना और एक ए पॉइंट याद रखना है। इक्वल पे दोनों को कैसे होगा, यहाँ बताता हूँ। देखो इक्वल पे ऐसे होगा कि पहले क्या होता था ना, मान के चलो ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक। ये 5,000 का वर्क कर रही है और इसको मिल रहे हैं 4,000, ठीक है। बट एट दी सेंस इसको 12 आवर काम कराया जा रहा है और इसको काम कराया जा रहा है 8 आवर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इनकम इनइक्वालिटी हुई और यहाँ पे जो जेंडर इनइक्वालिटी भी देखी गई। क्यों? क्योंकि भाई उसने भी उतने घंटे काम किए, ठीक है। और उसने जैसे जैसे यहाँ पे 8 होगा, ठीक। जैसे मान के चलो यहाँ पे कितना हुआ, हाँ यहाँ पे 12 आर ही लेकर चलते हैं, तो उसने 12 आवर काम किए तभी भी उसको 4,000 रुपये मिले, और इसने 8 घंटे काम किए उस हिसाब से इसको 5,000 रुपये मिले। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी हुई कि आपने मेल को तो ज़्यादा पैसे दिए पर फीमेल को नहीं दिए, तो ये कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ समझ गए होगे आप। और इसी में एक चीज़ आती है 39 का ए, ठीक, वो आता है फ्री लीगल एड, फ्री एड, ठीक। फ्री एड करके, फ्री लीगल एड ऐसे करके याद रखो। और हमेशा याद रखो जैसे कभी भी कैपिटल ए वाले टर्म आ जाए ना, तो वो हमेशा जो जोड़े गए हैं 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 सारे के सारे, ठीक है। जितने अभी ज़्यादातर आएंगे, जैसे मैंने अभी 38 का आपको ए पार्ट बताया था, वो भी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ही जोड़ा गया था। जो जितने, जैसे आप क्या बोल सकते हो, जितने भी आपके वो टर्म्स रहते हैं ना, तो वो आपके 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ही जोड़े जाते हैं, ठीक। फिर आते हैं देखो आर्टिकल नंबर 40, ठीक है। आर्टिकल नंबर 40 क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो ग्राम पंचायत का मतलब क्या होता है कि जब पहले ऐसा था कि गांधी जी ने ये बोला और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में, इनके बीच में थोड़ा कंट्रोवर्शियल बातें भी हुई। अंबेडकर जी बोलते थे कि हमें ग्राम पंचायत नहीं बनाना चाहिए, पर गांधी जी बोलते थे कि हमें ग्राम पंचायत बनाना चाहिए। ऐसा क्यों था, क्योंकि उसके दो प्रोस्पेक्टिव निकाले गए कि अगर ग्राम पंचायत बनेगा, ठीक है। जैसे मान के चलो 100 रुपए शहर में है, तो ग्राम पंचायत में आते आते 1 रुपए बचेगा, ठीक है। तो ये भीमराव अम्बेडकर जी को पसंद नहीं था कि 1 रुपए ही क्यों बचे, ठीक है। 1 रुपए भी ना आए। पर देखो गांधी जी का ये मानना था कम से कम 1 रुपए तो आ रहा है ना वहां पे, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये केस हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट यही केस है यहाँ पे, ठीक है, कि गांधी जी वर्सेस अम्बेडकर जी का केस जो हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि ये चाहते थे कि बने और ये चाहते थे कि नहीं बने, ठीक है। और इसमें जो पर्टिकुलर हमने कौन से लिए थे, देखो ग्राम पंचायत आपको पता होगा एमपी में है, ठीक है। अपना राजस्थान में तो पहला ही ग्राम पंचायत निकला था, ठीक है। यूपी में है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जहाँ पे ग्राम पंचायत अवेलेबल है, ठीक है? और मैं बात करूँ कि जैसे मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, दे डोंट हैव द ग्राम पंचायत, ठीक है। उनके पास ग्राम पंचायत नहीं है। बट अगर मैं इस सेंस में देखूँ तो क्या गांधी जी क्या चाहते थे कि वहाँ पे ग्राम पंचायत अवेलेबल हो, पर अंबेडकर जी क्या चाहते थे कि वहां पे ना हो, कि 1 रुपए, जैसे अब वो सोचते थे 1 रुपए ही क्यों बचे। हाँ, पर गांधी जी का ये मानना था कि कम से कम 1 रुपए तो आकर बच रहा है ना वहां पे, तो यहाँ पे ये केस हुआ था। फिर आर्टिकल नंबर आता है 41, ठीक है। आर्टिकल नंबर 41 ये बताता है कि राइट टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। देखो हेल्थ केयर ऑफ ओल्ड स्टेज वाले नहीं होते, जो जैसे जो लोगों की वो रहती है, जिनकी बहुत कम उम्र रहती है, जैसे मान के चलो 60+ वाले हो गए, ठीक है, ओल्ड एजेस। तो उनके लिए क्या, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट सुविधाएं अवेलेबल होनी चाहिए। सुविधाएं कैसे अवेलेबल होंगी, जैसे मान के चलो कि अगर हेल्थ की फैसिलिटीज़ के लिए चाहिए, तो उनके लिए एक सरकारी क्या होना चाहिए, एक सरकारी हॉस्पिटल अवेलेबल होना चाहिए जिसमें सस्ते में इलाज हो जाए उनका, ठीक है। और अगर उन्हें जैसे मेडिकल दवाएं, मेडिकल की अगर कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, अगर वो कोई सीरियस बीमारी से गुजर रहा है मान के चलो, ठीक है, तो उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए उसे क्या सरकारी हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, यस और नो, वहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसी तरीके से जैसे एजुकेशन के लिए भी क्या होना चाहिए, कोई लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने ओल्ड एज बोला तो ये सब ओल्ड एज के लिए ही नहीं, नहीं, जो वहाँ पे बच्चे हैं जैसे गरीब बच्चे हो गए, तो उनके लिए भी सरकारी स्कूल होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे फीस कम लगती है, एबिलिटी ऑफ टीचर्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है, रिसोर्सेज प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है, उन्हें प्रॉपर, क्योंकि अगर उन्हें एजुकेशन मिलेगा तभी तो कल वो जाकर इंडिया को संभालेंगे भाई, खुद ऐसे सोच के देखो ना, ठीक। फिर आता है कि आर्टिकल नंबर 43, ठीक है। आर्टिकल नंबर 43 हमें क्या बोलते हैं, देखो आर्टिकल नंबर 43 बोलता है कि ह्यूमन कंडीशंस, ठीक है, ह्यूमन कंडीशन एंड मैंडेटरी लीव, ठीक है, लीव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो, देखो एक प्रॉपर ह्यूमन कंडीशन प्रोवाइड होना चाहिए।
पहले तो एक बात बताओ कि जैसे मैंने आपको आर्टिकल नंबर 21 में पढ़ाया था कि जैसे 24 में था कि चिल्ड्रन को कोई भी खतरनाक जगहों में काम करने के लिए, जैसे कोल माइनिंग का काम हो गया, जहाँ पे गोल्ड का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे लोहे का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे चिल्ड्रन को काम करने का अधिकार नहीं, क्योंकि पता है वो बहुत खतरनाक जगह होती है। उसी तरह एक प्रॉपर ह्यूमन कंडीशन प्रोवाइड करानी चाहिए। ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा, यार ऐसे गर्मी का माहौल है, ठीक है, और वो ऐसे टेम्परेचर में काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मतलब गर्मी तो पड़ेगी गर्मी में, बट वो एक हॉट कंडीशन हो चुकी है वहाँ पे, ठीक है, हॉट कंडीशन एकदम गर्म कंडीशन हो गई। और वहाँ पे लोगों का क्या हुआ है कि एक तरीके से भाई वो फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है कि हम अपने काम से सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड करना ये उस प्रॉपर कंपनी और इंडस्ट्रीज का है। पर मैंने आपको क्या बताया, अभी भी अगर आपको नहीं प्रोवाइड कराया जा रहा, तभी भी आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे काम नहीं करोगे तो क्या होगा, ये नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, नहीं, ठीक है। वहाँ पे एकदम प्रॉपर साफ सफाई होनी चाहिए, ठीक है, एकदम प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को एकदम प्रॉपर इन्वायरमेंट, एकदम फ्रेंडली नेचर प्रोवाइड कराएंगे तो वो अच्छे से और काम करेंगे। मैटरनिटी लीव मतलब ये होता है कि जैसे कि जो वो होते हैं अपने जैसे जो ह्यूमन प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या मिलता है, एक प्रॉपर लीव पीरियड मिलता है, ठीक है, कि जैसे 6 मंथ का उन्हें लीव पीरियड मिल गया, क्योंकि एट द टाइम यार उसे उन्हें पूरा अपने बच्चों पे ध्यान देना पड़ेगा ना कि उनका बच्चा कैसा है, ठीक है, और भाई उस टाइम पे वो लोग काम करने की स्टेज में नहीं रहते, तो ये लीव उनके लिए पक्का है। और इसको अगर आप देखा जाए तो हर जगह दिया भी जाता है, ठीक। फिर आता है आर्टिकल नंबर 44, ठीक है, जैसे ये वाला एक मैंने किया था आर्टिकल नंबर फोर, सॉरी ये 42 है, ठीक है। मैं तभी सोचूं वो 43 छूट गया क्या, देखो 43 में क्या है, देखो द स्टेट शैल इंड्योर द अ लिविंग वेजेस एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या होता है कि हर एक वर्कर जो भी वहां पे काम कर रहा है, सिर्फ उसी से रिलेटेड है कि उसे एक प्रॉपर एक वर्किंग कंडीशन दी जाए। अब ये बात कैसे होगी, देखो जैसे कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, एक एम्प्लॉय मान लो ए है, ठीक है, और एक एम्प्लॉय बी है, ठीक है, और ये एक प्रॉपर सूटेबल सिचुएशन में काम कर रहा है, ठीक है, तो भाई ये इफेक्टली काम कर पाएगा कि जो ये एकदम भाई एकदम गर्मी का टाइम है और ये भाई कोल माइनिंग का काम कर रहा है और इसको लगातार 8 घंटे काम करा दिए जा रहे हैं, भाई इसकी कैपेसिटी निकल जाएगी, 2 घंटे बाद इसकी हालत खराब हो जाएगी, इसकी सारी एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी। तो इस पॉइंट ऑफ सिचुएशन में ये ज़्यादा काम कर पाएगा, ये कम काम कर पाएगा, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, इसीलिए प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कराना चाहिए। उसी तरीके से एक प्रॉपर, और देखो ये कैसे होता है बेसिकली, जैसे आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करा सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, जैसे गाँव में अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री बना दो, ठीक है, जहाँ पे टाइल्स वाइल्स का व्यापार हो, तो एक उनको प्रॉपर लिविंग वेजेस मिल जाएंगे इससे, हाँ। और इससे क्या होगा, जो गाँव के जो बिछड़े हुए पक्ष हैं उनको भी एक रहने की सिचुएशन मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक। फिर 43A में क्या बताते हैं, देखो ये बताता है कि सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। देखो अब मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज कैसे हो सकता है, मान के चलो एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे भी एक, ठीक, कि एक इंडस्ट्री है जहाँ पे 100 वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है, उस कंपनी के द्वारा किसी को चलाया जाएगा, इतना समझे आप। फिर क्या हुआ ना कि इनको तो प्रॉपरली वेजेस मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, पर इनके बीच में कोई भी यूनियन नहीं है, मान के चलो यूनियन नहीं है, मतलब कि एकजुट नहीं होते ये लोग, एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं कि भाई मेरे को तुम, तेरा काम अच्छा नहीं लग रहा, तेरा काम अच्छा नहीं लग रहा, तुझे क्यों प्रमोशन मिल गया, ऐसे करके, ठीक है। तो अगर फ्यूचर में इस कंपनी के जो बॉस है उसने कोई ऐसा डिसीजन लिया, ठीक है, जो इनके लिए क्या हुआ, घातक हो गया, बाई चांस ऐसे मान के चलो, घातक इन दी सेंस मतलब जो इनके लिए रिलायबल ना हो, ठीक है, तो इस आप पर्टिकुलर टाइम पे सोच के मुझे बताओ कि भाई वो लोग कोई कोई डिसीजन लेने में समर्थ होंगे, नहीं, क्योंकि भाई उनमें यूनियन ही नहीं है। बट अगर मैं इसी जगह एक और एग्जांपल लूँ, जैसे बी पार्ट हुआ एक, ठीक है, वहाँ पे 1000 लोग वहाँ पे भी काम करते हैं और उन सब में यूनियन है, ठीक है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं भाई, स्ट्राइक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और जब स्ट्राइक करेंगे, बॉस क्या, ठीक है, जो बॉस के परदादा होंगे वो भी उनकी बात मानने में राजी हो जाएंगे। भाई यही तो बोलते हैं ना, एकता में ही शक्ति है, अकेला व्यक्ति कब तक लड़ेगा, एकता में ही शक्ति है। तो उसी तरीके से जब ये लोग स्ट्राइक करेंगे तो इसको अपनी बात क्या करनी पड़ेगी, मनानी पड़ेगी, तो मनानी पड़ेगी, ठीक है, तो ये चीजें होती हैं यहाँ पे। और आर्टिकल नंबर अब आता है 44,
वो बताता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलो एक है हिंदू, जैसे मान के चलो ऐसे मान के किसी ने चोरी की, ठीक है, चोरी डकारी करी, और एक है हिंदू, एक है मुस्लिम, ठीक। अब मेरे को आप सोच के बताओ कि चोरी करने के मामले पे दोनों को अलग अलग पनिशमेंट मिलेगी कि एक पनिशमेंट मिलेगी? क्या मैं हिंदू को जैसे मान के चलो 6 महीने जेल में रख दिया और मुस्लिम को मैंने 5 महीने जेल में रख दिया, तो ये क्या हुआ? लॉ हुआ? नहीं हुआ। इसी तरीके से जैसे हिंदू को एक प्रॉपर टाइम पीरियड में काम, जैसे पनिशमेंट मिलेगी, उसी तरीके से पनिशमेंट मिलेगी किसमें? मुस्लिम्स को। बट इन केस ऑफ जैसे मान के चलो तलाक, ठीक है, डिवोर्स हो गया किसी का, पर डिवोर्स वाले केस में क्या रहता है कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बनाए जाते हैं। जैसे अब हिंदू का मैं मान के चलूँ तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आया था, उसके हिसाब से डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बनाए गए कि उसके हिसाब से क्या होगा। जैसे अगर एक हिंदू व्यक्ति हो, जैसे मैं हिंदू व्यक्ति का बताऊँ, तो अगर आप एक हिंदू व्यक्ति हो, तो अगर आपकी किसी लड़की से शादी हो गई, तो आपकी उसमें परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उसको छोड़ना है कि नहीं। उसमें गर्ल्स की परमिशन की, जैसे जो वीमेन होगी उसके परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी कि वो आपको छोड़ना चाहती है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको उसको कुछ अमाउंट एज ए एनोनी भी देना पड़ेगा उसे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। बट इन केस ऑफ देखो मुस्लिम्स, मुस्लिम्स में क्या होता है कि आप कुल मिला के 4 शादियाँ कर सकते हैं, उसके अलावा आपको कोई भी अपने वाइफ से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे डिफरेंट रूल्स है क्योंकि वो उनका एक एक्ट आया था, वो 1939 में आया था, ठीक है। और जो हिंदू वाले का था वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के हिसाब से चलते हैं, ठीक। फिर आता है आर्टिकल नंबर 45। वो होता है कि 0 से 6 तक लेकर एक एजुकेशन प्रोवाइड की जाए स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है। जो 0 से 6 तक है उनको एक प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ठीक है। अब जल्दी जल्दी आप आर्टिकल पढ़ते हैं क्योंकि आपको बेसिकली इसमें आर्टिकल्स याद रखने की आर्टिकल्स थे क्या, ठीक है। 46 क्या होता है? देखो, प्रॉपर इकोनॉमिक स्टेटस दिया जाएगा, इकोनॉमिक स्टेटस दिया जाएगा किसको? एससी और एसटी को। बस आपको ये याद रखना है, प्रॉपर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस दिया जाएगा एससी और एसटी को, मतलब उनको बिछड़े रूप से नहीं देखा जाएगा, उन्हें देखा जाए, क्योंकि पहले के टाइम पे ये था ना कि एससी और एसटी बहुत बिछड़ा हुआ पक्ष था, उन पे कोई ध्यान नहीं देता था। तो इसी पर्टिकुलर चीज को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने ये लाया, ठीक है। फिर आएगा आर्टिकल नंबर 47, ठीक है। वो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बताता है। लेवल ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब पता है ना भाई, कि जो खाना पीना अच्छे से करेगा उसका लेवल ऑफ न्यूट्रिशन अच्छा है। और प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल, प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल। देखो, अब प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल का कैसे प्रभाव पड़ता है दो लोगों पे, अब दिखाता हूँ मैं आपको, एग्जांपल समझाता हूँ यहाँ पे आराम से, ठीक। प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल है, ठीक है। तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक है जो रिच है, ठीक है, और एक है पुअर, जो गांव के लोग हैं। दो लोग हो गए, एक हो गया रिच और एक हो गया पुअर, ठीक। तो अगर मैं हेल्थ की बात करूं, तो हेल्थ का प्रभाव, अच्छा बताओ, प्रोहिबिशन मतलब अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हो, ठीक है, अल्कोहल की आप कंजम्पशन कर रहे हो, तो इन दोनों के हेल्थ पे प्रभाव पड़ेगा? आप बोलोगे बिल्कुल पड़ेगा, है ना। अल्कोहल डेंजर होता है, तो इन दोनों के हेल्थ पे प्रभाव पड़ेगा। बट अगर मैं वेल्थ की बात करूं, ठीक है, तो वेल्थ पे क्या रिच के प्रभाव पड़ेगा? आप खुद सोच के बताओ, नहीं पड़ेगा। पर पुअर के पड़ेगा। मान के चलो कि एक गांव वाला क्या पौवा पी रहा है 50 रुपए का, ठीक। 50 रुपए का उसने पौवा पिया, तो भाई उसके वेल्थ पे भी 50 रुपए की, क्योंकि भाई उसकी मंथली इनकम ही मान के चलो 1000 रुपए है। 50 रुपए तो तभी भी, और भाई इसकी मंथली इनकम ही मान के चलो कि 3 लाख रुपए है। भाई अब ये इसमें से अगर मान के चलो 5,000 का भी कुछ, ठीक है, अल्कोहल कंजम्पशन कर रहा है, ठीक, तो तभी भी इसके भाई वेल्थ पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यार वो इतना रिच है कि उतना अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। हेल्थ पे तो दोनों के प्रभाव पड़ेगा। पर अगर बाई चांस देखो, मान लो कि इसको कुछ हो गया, तो ये सरकारी हॉस्पिटल जाएगा, और वहाँ पे पूरी गारंटी नहीं है ये अच्छे से कोई प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट जैसे हॉस्पिटल में चला जाएगा। और अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल में गया तो इसको प्रॉपर फैसिलिटीज दी जाएंगी, प्रॉपर कंजम्पशन दिया जाएगा, प्रॉपर मेडिसिन दी जाएंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो इन दोनों के डिफरेंस क्या आएगा ना, कि इन दोनों के हेल्थ पे तो प्रभाव पड़ेगा, पर ये अपने वेल्थ से उसे रिकवर कर लेगा, पर ये नहीं कर पाएगा, ठीक। ये समझ गया होगा आपको होपफुली। अब आता है आर्टिकल नंबर 48। तो ये क्या बताता है? देखो, कोई भी जैसे जो दूध देने वाले जानवर होते हैं ना, जैसे कि काव हो गया, ठीक है, अपना बेफेलो हो गए, ठीक है, अपनी बकरियां हो गई, ठीक है, गोट हो गई, ठीक। तो इन सबको मानना क्या है? अलाउड नहीं है। सिमिलरली 48A,
ठीक है। अब आप मेरे को बताओ कि 48 किस में आएगा, रिकॉल करो जैसे मैंने आपको बताया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, वेरी गुड। ठीक। तो 48 ए में क्या बताएगा, इसमें बताएगा प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट का बताता है इसमें। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट का, क्योंकि हमें अपने प्रॉपर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन देना है। ठीक है। अब देखो इसमें कैसे होते हैं पर्टिकुलर, इसमें कैसे चीज बनती है। इसमें 3 एक्ट आए थे। ठीक है। जैसे एक होता है कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट। तो जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट था वो आया था 1980 में। ठीक। और फिर आया था अपना जैसे, और कौन से थे, हाँ, ये था अपना वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अपना आया था 1972 में। सिमिलरली इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था वो आया था अपना 1986 में। ठीक। तो ये 3 एक्ट इसी थ्रू बनाए गए थे इसमें। ठीक। फिर आता है 49, आर्टिकल नंबर 49। 49 ये बताता है कि जो भी आपके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है, जो आपके मॉन्यूमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स, तो उसको आपको क्या करना है, आप उसको तोड़ नहीं सकते, उसको आपको सेव करना है। ठीक है। ठीक है, ये पूरे राइट है। जैसे मान के चलो कि कोई एक पुरानी मस्जिद है, ठीक, एक पर्टिकुलर जगह में, तो ये आपका कोई भी राइट नहीं है कि आप उसको क्या कर सको, तोड़ सको। बट अगर देखो सिमिलरली ये तो किस किस के हो गया, जैसे मान के चलो, ठीक है, और सिमिलरली एक मंदिर है। ठीक है, एक मंदिर है, तो उस मंदिर के केस को भी आप ये क्या सर, इस मंदिर को कोई भी ऐसे करके तोड़ नहीं सकता। ठीक है, अगर ये पहले से प्राचीन टाइम से अगर ये अवेलेबल है तो इसको कोई भी आकर तोड़ नहीं सकता। ये होता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स का, होते हैं जितने भी है। ठीक है। और उसमें एक होता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो इसमें इसलिए बनाया जाता है ना कि अगर आप सारी बात जुडिशरी की मानोगे तो आप उसको प्रॉपरली कर नहीं पाओगे। देखो ये हो गए 50 तक पूरे कंप्लीट। ठीक है, जैसे मैंने अभी जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका टोटल। हमने देखो डीपीएसपी के बारे में पढ़ा। डीपीएसपी के मतलब उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, आप इन्फोर्सेबल का नॉट इन्फोर्सेबल है। ठीक है, उनके डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मैंने आपको बता दिए। फिर हमने उसके आर्टिकल्स पढ़े के करके, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, फंक्शंस क्या है, ठीक है, ये स्टेट क्या ले सकता है, और मैंने आपको बताया कि जब भी कैपिटल ए दिखे तो आपको क्या करना है। ठीक। और उसके बाद 41, ठीक है, 42, 44, 44 क्या था, आप भूल गए कि नहीं। 44 था यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या था, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, ये मैंने कराया तो था ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जहाँ पे जैसे मान के चलो दो लोग हैं, आई थिंक वो रब हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या था, जैसे मैंने बताया था ना कि एक प्रोटेक्शन के लिए एक लॉ है। जैसे अगर एक हिंदू है मुस्लिम है, अगर दोनों ने चोरी किया तो दोनों को एक सेम पनिशमेंट मिलेगी। पर अगर डिफरेंट किया तो, जैसे मैंने, हाँ देखो यहाँ पे बता रखा है। ठीक। फिर इसी तरह हमने और पढ़े आर्टिकल्स। ठीक है, अब होपफुली आपको इतना समझ आ गया होगा। फटाफट क्वेश्चन करते हैं 10-15। और जो मैंने क्वेश्चन लिए वो प्री वाई क्यू सी लिए, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के। ठीक है, तो देखो पहला क्या है, अरेंज द फॉलोइंग डीपीएसपीस इन द ऑर्डर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑर्डर इन द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कौन से आर्टिकल्स में। देखो तो अब यहाँ से आपको रिकॉल करते हुए चलना है। ठीक है, मैंने जैसे बताया फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत किस, देखो अब बस यहाँ पे आर्टिकल्स की बात होती है। मैंने आपको इतनी डीप में बता दिया कि आप अब इजीली कर लोगे। फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत किस में था, 40 में था कि नहीं था। इंश्योरिंग द राइट टू वर्क, ठीक, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन किस में था, 41 में था। ठीक। प्रोवाइडिंग फॉर द जस्टिस एंड ह्यूमन कंडीशन, ह्यूमन कंडीशंस और प्रॉपर और मैंडेटरी लीव किस में था, 42 में था। ठीक। फिर 43 में ये था। ठीक है, तो ये लाइन वाइज ही दे रखा है ए बी सी डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, फिर अब देख कितना हलवा हो गया। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेल्स अबाउट द यूजेस ऑफ डीपीएसपी। पहले बताओ, मैंने 29 पढ़ा है आपको। देखो 40 तो आपको अभी बता दिया कि ग्राम पंचायत का होता है। आपको ऐसे रिकॉल करते हुए चलना है। ठीक है, 40 क्या होता है, कि ग्राम पंचायत क्या होती है और उसका ये। और जैसे मैंने एक आपको पढ़ाया था कि नहीं, देखो जैसे 39 होगा, तो 39 का जो ए है वो मैंने आपको वहाँ पे बताया था ना, वो क्या हुआ है, फ्री लीगल एड। ठीक है, और 39 के अलग अलग ऑर्ड्स हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 37। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड दैट द स्टेट विल ट्राई टू सिक्योर द लिविंग वेजेस एक्सेट्रा फॉर द वर्कर्स। ठीक है, क्या बोला इसने कि सिक्योर द लिविंग वेजेस, लिविंग वेजेस। देखो 43, 30, देखो 39 में तो, 39 में था, पर देखो 39 की किस में था, ए में था। याद करो जो उसमें वो चीज़ें थी, तो 39 में तो होगा नहीं। इसके बाद इसमें राइट टू वर्क वाला मैंने आपको बताया। देखो अब एलिमिनेशन के थ्रू आप करो कि उसमें असल में चीज़ें क्या थी। 43 में मैंने आपको क्या बताया था, 43 में जो था वो आपका था कि एक प्रॉपर उन्हें कंडीशन प्रोवाइड की जाए, वो
जो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे थे, तो ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is not correct regarding the uniform civil code provided under the article 44, ठीक है, of the constitution of India. It is an fundamental right for every citizen। देखो ये गलत बात हो गई भाई, फंडामेंटल राइट थोड़ी ना है, मैंने क्या बोला, इट इज नॉट बीन इन्फोर्सिबल। अगर वो इन्फोर्सिबल हो रहा है देन दैट कम्स इन द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो ये नहीं होगा। द स्टेट शैल इंड्योर, हाँ कर सकता है बिल्कुल, ठीक है। और क्या बोला है, इट कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इट कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट येट द कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड्स द प्रिंसिपल इट शुड बी अ फंडामेंटल राइट इन द गवर्नेंस ऑफ आवर कंट्री। ये बिल्कुल सही बात होगी। देखो ये क्यों सही बात हुई, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि ये अभी डीपीएसपी में रखे गए हैं, बट जरूरी नहीं है फ्यूचर में क्या पता आने के बाद ये लोग शिफ्ट हो जाए किस पे, अपने फंडामेंटल राइट्स में भी, तो ये भी बात सही होगी। तो क्या इसमें पूछा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। बताओ अब ये कौन सा क्वेश्चन आया, देखो 84 कहाँ, 29, अरे 92 तो मैंने बताया नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देखो अब ऐसी बात नहीं है, देखो एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन है यार ये। अगर आपको बस ये भी पता था कि ये डीपीएसपी में आते हैं, मान के चलो, बस मेरे को अभी ये भी नहीं पता कि इसका आर्टिकल कौन सा था। अरे 84 मैंने बताया ही नहीं, 29 मैंने बताया था राइट टू रिलीजन वाला हुआ, 92 तो आपका वो लोकसभा राज्यसभा में चला गया, ठीक है, वो बाद वाले पार्ट में आ गया, खत्म। अब देखो जैसे ये 49 क्या बताता है, अब भाई 49 किसको ना याद हो, भाई देखो ये प्रिवेंशन ऑफ द मोनूमेंट्स एंड द प्लेसेस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ये रहा सीधा। देखो अब ये क्या है, जैसे प्रोविजन ऑफ द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, अरे कहाँ ये सब, कहाँ ये बताया ही नहीं हूँ भाई। देखो सिंपल एलिमिनेशन करके चलो, इंडिया टुक द डीपीएसपी, अरे अब देखो भाई डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया, मैंने ये आपको पहले स्लाइड में पहला वर्ड यही लिखाया था, क्या आइलैंड, कौन आइलैंड से लिया, ठीक। फिर आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद द रेफरेंस टू द डीपीएसपी ऑफ द, ठीक है, स्टेट पॉलिसी। और देखो दे आर नॉट बीन इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, ये बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, ठीक है। दिस प्रिंसिपल आर अप्लाइड टू मेक लॉ इन द स्टेट्स, हाँ भाई कर सकते हो तुम, बात तो सही है, ठीक है। और क्या है, आर्टिकल 51 एक्सप्रेसेस द फाइनल, ये भी बात सही है, ठीक है। आर अप्लाइड टू मेक लॉस इन द स्टेट, ये बात सही है, क्योंकि आप उसको अप्लाई कर सकते हो इस एक स्टेट। तो क्या होगा, 1, 2 एंड 3, ठीक है, तीनों डीपीएसपी हैव बीन, ठीक है, डिस्क्राइब्ड बाय द लाइफ गिविंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लाइफ गिविंग प्रोविजन अभी मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, देखो राजेंद्र प्रसाद के बारे में मैं आपको बताया नहीं, ठीक है। यूनिक फीचर भीमराव अम्बेडकर जी ने बताया था, ठीक है, राधा कृष्ण जी ने इसका था, ठीक है, ये एल एम सिंघवानी, ठीक है, ये था। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कैन बी क्लासिफाई इनटू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन फॉर द कन्वर्जेंट स्टडी, ठीक है। तो ये देखो सोशलिस्ट भी होती है, लिबरल भी होती है। देखो अब मैंने स्टार्टिंग में आपको ये नहीं बताए थे, देखो ये तीन फाइव, जैसे आपकी अगर डीपीएसपी देखो तो तीन पार्ट में है, एक होता है लिबरल, ठीक है, एक होता है सोशलिस्ट और एक होता है गांधी प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो जो सोशलिस्ट और इकोनॉमिक वाला है, अगर आप ध्यान से देखो तो हमने आर्टिकल नंबर 38 पढ़ा था, 39 पढ़ा था, 41 पढ़ा था, 42 पढ़ा था, 43 पढ़ा था और 43A पढ़ा था। देखो इसके डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन यहाँ पे कर रखे हैं। जैसे गांधी प्रिंसिपल्स की बात करूँ तो 43 है, 40 है, 43 है, 46 है, ठीक है, 47 और 48, देखो दो सिमिलर भी हो सकते हैं। सिमिलरली ये किसमें 44 है, लिबरल में 45 है, 46 है, 47 है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डीपीएसपी तीन पार्ट में डिवाइडेड है, एक लिबरल, सोशल एंड गांधीयन प्रिंसिपल्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डीपीएसपी ऑफ द स्टेट पॉलिसी कैन बी क्लासिफाई इनटू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस फॉर द कन्वीनिएंट स्टडी, ये तो वही आ गया ना दोबारा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लो भाई यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पेपर का सवाल है यार, ठीक है। हु सेड डीपीएसपीज आर द मैन्युफैक्चर ऑफ द एम्स एंड, देखो एम्स वाला मैंने आपको बताया था, वो कौन थे, वो थे केसी वेयर, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स है, ठीक है, अबाउट द डीपीएसपी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट, दे आर नेगेटिव इन नेचर, अरे भैया नेगेटिव नहीं होगा, क्यों नेगेटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नॉट का फॉर्म नहीं आया, ठीक है। और उसके बाद दे हैव एन मोरल एंड पॉलिटिकल सेंसेशंस, बिल्कुल हो सकते हैं भाई, ठीक है। दे आर पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। तो डी देखो अब एलिमिनेशन आप कैसे करोगे, आपको क्या बोला, दे आर पॉजिटिव इन नेचर, तो आपको डी तो पता है, ए होगा नहीं, डी है नहीं इसमें, ठीक है। अब दो ऑप्शन आपके पास बच गए, दे प्रमोट वेलफेयर ऑफ द रिच, भाई वेलफेयर ऑफ द रिच नहीं भाई, वेलफेयर ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक, ये था ना, वेलफेयर वो दोनों का करेगा भाई, जरूरी नहीं कि रिच का ही करे,
जो जैसे 0 से 6 साल तक वही बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे ना जो भाई गरीब घर से आते हैं। तो इसमें बी और डी हो जाएगा, आंसर नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, बताना जरूर कमेंट में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक है, चलो, देखो इसके बाद मैं इसको पूरा कंप्लीट करा दूंगा एक ही वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।